5th June 1857, the state of Kanpur declares freedom from the British rule. नाना साहेब पेशवा जो वहाँ के ऑफिशियल थ्रोन पर थे becomes the king and his administration handles the state. करीब 1.5 महीने बाद 17 जुलाई को जनरल हैवलॉक की ब्रिटिश आर्मी कानपुर में घुसती है और वो कोहराम मचा देती है. लॉट ऑफ पीपल डाई और हैवलॉक रेड करते हैं नाना साहेब पेशवा और उनके साथियों के घर पे. नाना साहेब पेशवा कहाँ थे किसी को नहीं मालूम है, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना ही उनके दोस्तों को. उनके साथी भी लापता थे, कोई ब्रिटिश के हाथ में नहीं आया, मगर अंग्रेज उन सबके घरों पर छापेमारी करते हैं इन सर्च ऑफ एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. और नाना साहेब पेशवा के एक लॉयल लेफ्टिनेंट अजीमुल्ला खान के घर पे कुछ चिट्ठियाँ मिलती है. वो चिट्ठियाँ इंग्लिश में लिखी थी और वो चिट्ठियाँ लिखी थी लंदन से बाय मैनी ब्रिटिश वुमेन. वो चिट्ठियाँ रोमांटिक थी and many of them addressed Azimullah Khan as darling Azimullah or dear Azimullah, dearest Azimullah, etc. ये लेडीज काफी हाई सोसाइटी से थी लंदन की. Some of them were the sisters, daughters and wives of the British military generals, politicians and bureaucrats. इन लेटर्स के मिलने के बाद रिवील हुई वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ऑफ एस्पिनाज इन द ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. In my personal opinion, the first war of independence, 1857, is the most underplayed and underreported events in the colonial history of India. जिस स्केल पे वॉर हुआ था, वो स्केल हमारे जो चीज़ें हम समझते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से कहीं बड़ा था. उसको किसी वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, बट आज हम लोग सिर्फ एक पार्ट की बात करेंगे, विच इज़ अज़ीमुल्ला खान्स एस्पिनाज. So let's go a bit back into the history. 1818 में बाजीराव पेशवा, the Peshwa of Pune, lost a battle against the East India Company. Now बाजीराव पेशवा बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत ही पावरफुल लीडर थे और लोगों को उनसे बहुत प्यार था. अंग्रेज जानते थे कि उनको मार नहीं सकते, क्योंकि अगर उनका बाल भी वाका हुआ तो मराठा ऐसा रेबेलियन करेंगे कि अंग्रेज झेल नहीं पाएंगे. अंग्रेज जानते थे कि वो उनको पुणे में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो पुणे में रहेंगे तो आज नहीं तो कल रेबेलियन होगा जिसको अंग्रेज झेलना चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो मराठाओं के बीच में रहेंगे बाजीराव पेशवा, तो कभी ना कभी फिर से अपराइजिंग की पॉसिबिलिटी है. तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी करी जिसमें उन्होंने एक मिड सोल्यूशन निकाला कि बाजीराव पेशवा को बोला कि सर आप खुश रहिए, विल पे यू 8 लाख रुपीज per year as pension. Against that, you have to renounce all your authority on the administration. आपके assets हम संभाल लेंगे, आपके administration हम संभाल लेंगे और आपको यहाँ से move करना पड़ेगा. कानपुर के पास एक छोटा टाउन है जिसका नाम है बिठूर, वहाँ पे बाजीराव पेशवा मूव करते हैं और वहाँ ठाट बाट से रहते हैं. कुछ साल बाद 1851 में बाजीराव पेशवा की डेथ हो जाती है और उनके बेटे श्रीमंत नाना ढूंढू पंत या नाना साहेब बिकम्स द पेशवा. हम जानते हैं आज की हिस्ट्री के हिसाब से कि नाना साहेब के पेशवा बनने से लार्ज स्केल प्रिपरेशन शुरू हुई फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये प्रिपरेशन 6 साल चली. 1857 में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल, द रेवोल्यूशन स्टार्टेड. फंड गैदरिंग इससे पहले हो रही थी, बट large scale preparation started in 1851. अगर आपको एक दुश्मन से लड़ना है जो आपसे नंबर्स में पावरफुल है, आपसे स्ट्रैटेजी में पावरफुल है, आपसे लॉजिस्टिक्स में अनमैचेबल है, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, उसके पास फंड्स की कमी नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजीज नहीं है, उसके वेपन्स नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है,
आपसे वो कई ज़्यादा सुपीरियर है। अगर आपको उससे लड़ना है तो आपको उसकी वीकनेसेस जाननी पड़ेगी, आपको उसकी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी, आपको जानना है कि वो ऑपरेट कैसे करता है। तो ये सब जानना रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो सब कैसे जानेंगे? इसके लिए ज़रूरी था दैट यू गो टू द प्लेस वेयर द एनिमी लिव्स एंड लर्न अबाउट देम। तो 1854 में अज़ीमुल्लाह खान लंदन ट्रैवल करते हैं। क्यों? लेट्स सी। 1851 में जब नाना साहेब पेशवा बनते हैं तो अंग्रेज बोलते हैं दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज हिम एज द लेजिटिमेट एयर ऑफ बाजीराव पेशवा, क्योंकि नाना साहेब पेशवा अडॉप्टेड है। तो इसके ऊपर वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था कि बाजीराव पेशवा के डिसेंडेंट को वो 8 लाख रुपीस की एनुअल पेंशन देंगे, वो अंग्रेज मानने से मना कर देते हैं। बट द अदर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि बाजीराव पेशवा के एसेट्स ब्रिटिश विल यूज, द एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स ब्रिटिश विल यूज, उसको वो फॉलो करते रहते हैं, बस पेंशन बंद करते हैं। तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए नाना साहेब पेशवा बोलते हैं कि मैं लंदन में किसी को भेजूंगा और ईस्ट इंडिया कंपनी में एप्लीकेशन फाइल करूंगा। तो वो अज़ीमुल्लाह खान को भेजते हैं लंदन विद 30,000 पाउंड्स। Azimullah Khan was a young, dynamic person who was born in 1830, quite a young person. He was from Awadh और वो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने वेटर का काम स्टार्ट किया था एक ब्रिटिश हाउस होल्ड में, और वो काम करते करते उन्होंने वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश में फ्लुएंसी पा ली थी। And hence, when Bajirao Peshwa passed away, he joined the court of Nana Sahib Peshwa and became a quite trusted ally of Nana Sahib. तो नाना साहब उनको भेजते हैं लंदन 1854 में, और वहाँ पहुँचने के कुछ हफ्तों बाद अज़ीमुल्लाह खान एक लेटर लिखते हैं नाना साहब पेशवा को, जिसमें लिखा होता है कि हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में फॉर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ योर पेंशन। साथ साथ हमने फ्रेडरिक एल ब्रिडल नाम से एक लॉयर को हायर किया है जो पूरे केस की पैरवी करेगा। नाउ मॉडर्न डेज में हिस्टोरियन एंड द डिसेंडेंट ऑफ तात्या टोपे, पराग टोपे, ये लिखते हैं कि एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नो एप्लीकेशन वॉज एवर फाइल्ड on behalf of Nana Sahib Peshwa in the English East India Company office for the reinstatement of the pension. And as per the records of London Bar Council, there was no lawyer practicing with the name of Frederick L. Biddle. So there was no case ever filed and there was no person called Frederick L. Biddle. The entire operation of saying these things officially was a smoke screen. और हम लोग ये बोल सकते हैं बिकॉज जो नाना साहेब पेशवा का जो एप्लीकेशन थी, दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम समवन वाज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। नाना साहेब पेशवा के ही साथी मराठा के उनके काउंटर पार्ट सतारा में, छत्रपति ऑफ सतारा प्रताप सिंह भोसले का भी सेम प्रॉब्लम था। वो अडॉप्टेड सन थे और उनकी भी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी। तो 7 साल पहले उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, रंगो बापू जी गुप्ता जी का नाम था, लंदन भेजा था, और पिछले 7-8 साल से रंगो बापू जी वहां पे बैठे यही कोशिश कर रहे थे कि छत्रपति प्रताप सिंह की पेंशन बहाल हो जाए, और वो फेलियर थे। और ऐसे काफी लोग थे जिनकी पेंशन रोकी थी अंग्रेजों ने। तो नाना साहेब पेशवा को क्लियरली मालूम था कि पेंशन की बात तो काम करेगी नहीं, बट इट्स अ गुड स्मोक स्क्रीन, ताकि उन पर शक न बैठे। अब इस दौरान जब वहां पे अज़ीमुल्लाह खान गए, वो करीब 15 महीने लंदन में रुकते हैं, और एज पर द ब्रिटिश, Azimullah Khan was having a good time of his life. He was found sometimes enjoying the theatre with ladies much elder to him, and he was found in various house parties of high society people of the London, etc., etc. Actually, Azimullah Khan was getting in touch with a lot of people in high society to get the intel required for the war. फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पहुंचने के बाद अज़ीमुल्लाह खान मिलते हैं रंगो बापू जी से। रंगो बापू जी गुप्ते वहाँ पे जैसे मैंने कहा, अभी 7-8 साल से लंदन में ही थे, और उनको वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था। तो अज़ीमुल्लाह खान और रंगो बापू जी के बीच में काफ़ी सारी बिहाइंड द क्लोज डोर्स मीटिंग होती है। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दोस मीटिंग्स, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड टू जज,
very hard to guess. Reason being, Ranga Bapuji knew the people who were important in the East India Company. He knew the places in London that are important, and he must have known the right ways to communicate with the people in India. ऑब्वियसली लेटर्स उस टाइम थे, चिट्ठियाँ भेजना पॉसिबल था, मगर चिट्ठियाँ किस हद तक स्क्रूटनाइज हो रही, किस हद तक उनको कोई और पढ़ रहा है, ये पता करना मुश्किल था. तो हम ये गैस कर सकती है कि अगर रंगा बापू जी उस टाइम कुछ ऐसे कम्युनिकेशन मोड जानते होंगे जिससे कि वो इंडिया लेटर भेज सकते हैं टू द राइट पीपल बाय पासिंग द स्क्रूटनी. तो पॉसिबल है कि ये सब मीटिंग्स में अज़ीमुल्लाह खान से भी उनको ये सब बताया गया होगा. इसके बगैर रंगा बापू जी ने उनको हेल्प किया होगा हाई सोसाइटी में घुसने के लिए, बिकॉज अगले 15 महीनों में अज़ीमुल्लाह खान हर किसी इंपॉर्टेंट बंदे से मिलते हैं लंदन में, इंक्लूडिंग द क्वीन. Azimullah Khan had a short meeting with the Queen herself and the politicians and the generals and the bureaucrats and a lot of their ladies, जिनसे उन्होंने काफ़ी बार रोमांटिक कंडीशन बनाया. इनमें से एक लेडी थी, लेडी लूसी डफ गॉर्डन. लेडी लूसी डफ गॉर्डन was a journalist in her early 30s or maybe 29-30 years old. She was the sister of John Stuart Mill, who was the head of intelligence at English East India Company intelligence branch. Lady Lucy Duff Gordon was also the wife of Alexander Cornwall Duff Gordon, who was a civil servant in London. So Azimullah Khan made romantic relationship with a lady who was the sister of the chief of intelligence for English East India Company and the wife of the British civil servant. इनसे दोस्ती करने पे अज़ीमुल्लाह खान को हाउस पार्टीज में एंट्री मिली, जहाँ पे टॉप एलिट्स मिलते हैं लंदन के. साथ साथ में उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी मिले जो उनके भाई और हस्बैंड से उनको गैदर करना पॉसिबल था. और इसके साथ में लेडी इंट्रोड्यूस्ड अज़ीमुल्लाह टू हर फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हु वर कवरिंग द क्रीमियन वॉर. इस टाइम पे क्रीमियन वॉर चल रहा था, विच वॉज अ डिसिसिव वॉर फॉर द ब्रिटेन. और उसमें उसको स्टडी करके मालूम पड़ता अज़ीमुल्लाह खान को कि ब्रिटिश लड़ाई कैसे करते हैं, उनकी फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट्स कैसे होते हैं, what makes them win and what makes them lose, and how big are their enemies and how dangerous are their enemies. तो इन सब इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए अज़ीमुल्लाह खान 15 महीने बिताते हैं. ही मीट्स द राइट पीपल इन लंदन and then he writes an official letter to Nana Saheb Peshwa stating कि भाई आपकी पेंशन तो बहाल नहीं हो पाएगी, काम नहीं हो पाएगा, I'm coming back. Makes sense? Now the return route from London to India was not very complicated. आप एक शिप पकड़ते हैं, इजिप्ट पहुंचते हैं, वहाँ से ओवरलैंड रूट पकड़ते हैं, आप फिर शिप पकड़ते हैं और मुंबई पहुंचते हैं. Not a very big deal. 3 to 4 months का रास्ता. But Azimullah Khan took 17 months to come back because he took the land route. Instead of going by ship, he went to France and then he went to Istanbul. Istanbul was the center or an important city considered the Crimean War. In Istanbul, he met the general of Russia seeking support in case revolution starts in India. और अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आप जानते होंगे कि दिस वॉज द पीक ऑफ द ग्रेट गेम. ग्रेट गेम वॉज द कोल्ड वॉर और कैट एंड माउस गेम बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन दैट लास्टेड फॉर 100 years फ्रॉम 1812 to 1917. तो दिस वॉज द पीक ऑफ द ग्रेट गेम. तो रशिया वॉज मोर देन विलिंग टू हेल्प. Unfortunately, Russia then loses to the Crimean War and surrenders, and hence is not in the right position when the revolution starts in India. But anyway, he met the Russian general. He also is believed to have met the people on the British side. उसके बगैर he met W.H. Russell. W.H. Russell was one of the most famous war correspondents of the era. कहते थे कि जहां पे भी कुछ होता है वॉर से रिलेटेड, वहां पे रसल पाए जाते हैं. He was there in 1857 in India. He was covering that. He was everywhere. तो वहां पे अज़ीमुल्लाह खान मिलते हैं रसल से और उनसे दोस्ती हो जाती है. एंड देन बोथ गो ऑन देयर ओन डिफरेंट वेज. उसके बाद अज़ीमुल्लाह खान पहुंचते हैं सवास्तोपोल. सवास्तोपोल सीज में वो
जाके स्टडी करते हैं एंड देयर ऑल्सो ही फाइंड्स रसल और वो as per the records, as per the book of Veer Savarkar, Russell and Azimullah Khan spent a lot of time together studying the war. इस दौरान ये भी होता है वो इतना पास होता है बैटल के कि अज़ीमुल्ला खान से बहुत पास में एक आर्टिलरी शेल गिरता है, बट देन इवन देन दे कीप ऑन डूइंग द वर्क. इन सब के बाद अज़ीमुल्ला मूव्स वाया लैंड to Iraq and then Egypt and then back to Mumbai. इस पूरे 17 मंथ्स में वो बहुत लोगों से मुलाकात करते हैं, बहुत इंटेल गैदर करते हैं. जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट क्या हमने कहा दैट important intel for the soldiers includes the deployment of the enemy, their funds, their movement, etc. तो अज़ीमुल्लाह खान को मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश पेरोल पे करीब 1 लाख सोल्जर्स हैं, जिसके सिर्फ 1/4 ही इंडिया में है, बाकी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं. साथ साथ में अगर वॉर होता है कहीं पर भी, इंडिया में कुछ भी होता है, तो ब्रिटिश आर्मी हैज अ वेरी वेरी रॉबस्ट प्लान ऑफ डिप्लॉयमेंट, ऑफ मोबिलाइजेशन. किसी भी बड़ी हरकत पे इंडिया में ग्लोबली सोल्जर्स इंडिया पहुंच सकते हैं, और जो कि हुआ भी. वो ये भी पता करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में बहुत सीरियस राइवलरी है. दे आर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर. तो अगर रेवोल्यूशन होता है तो पार्लियामेंट में जवाबदेही अंग्रेजों को बहुत देनी पड़ेगी, वो बहुत बुरी तरह गिर जाएंगे वहाँ पे. और साथ साथ में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया बैटल फील्ड्स में, उससे उनको मालूम पड़ता है कि ब्रिटिश आर्टिलरी की फॉर्मेशंस कैसी है, ब्रिटिश इन्फेंट्री की फॉर्मेशंस कैसी है, वो लड़ाई किस तरह से करते हैं. और उसके साथ में उनको मौका मिलता है ये देखने के जो उनके एनिमी है ब्रिटिश के, वो कितने एनिमी, वो कितने स्ट्रॉन्ग एनिमीज है, उनमें कितनी दुश्मनी है. He also tries to join hands with the important leaders across the world, जिसमें बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. एज वन आई मेंशन्ड कि रशिया वॉर हार जाता है तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता इंडिया को. अफगानिस्तान से कम्युनिकेशन हुआ था नाना साहब पेशवा का. आई एम नॉट श्योर कि वो अज़ीमुल्ला खान के थ्रू हुआ था या डायरेक्टली हुआ था, बट उस टाइम अफगानिस्तान में किंग थे दोस्त मोहम्मद, एंड दोस्त मोहम्मद खान had very recently fought a very bitter war with Britain, और उनके लिए भी मुश्किल था उस टाइम कि वो इंडिया को सपोर्ट करें. हालांकि देयर इज सम इंफॉर्मेशन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज सम इंफॉर्मेशन कि काफ़ी अफगानों ने इंडियन साइड में लड़ा था एज मर्सनरीज इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट क्लियर नहीं है. उसके बगैर हमने जो मूवमेंट किया दैट वाज, यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप हिस्ट्री को समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारे एक्शन इस तरह के थे कि हम ग्लोबल ब्रिटिश ट्रूप्स जो इंडिया में आ रहे थे उनको कट ऑफ कर सके. वी जस्ट फेल्ड इन एग्जीक्यूशन. इस पर फिर कभी बात करेंगे, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी हैड इनकॉर्पोरेटेड द सिचुएशन कि ग्लोबली वर्ल्ड से लोग सोल्जर्स कलकत्ता पहुंचेंगे, हम उसको बस एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाए. But overall, the intelligence plan, the overall operation was brilliant, very well done. और अंग्रेज़ों को इसका मालूम ही नहीं पड़ा जब तक कि वो अज़ीमुल्लाह खान के घर में नहीं घुस गए ड्यूरिंग द वॉर. इस पूरे रिसर्च में मैंने प्राइमरीली 2 बुक्स को सपोर्ट लिया है. वन बीइंग द इंडियाज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बाय वीर सावरकर, एंड सेकेंड ऑपरेशन रेड लोटस बाय पराग टोपे. इसके बगैर मैंने इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए ऑनलाइन सोर्सेज का भी सहारा लिया है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, एज एन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ माई नॉलेज नहीं थे. बट आई वुड स्टिल वेलकम यू एंड आई वुड एनकरेज यू टू गिव योर कमेंट्स, बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट वन सिंगल नैरेटिव, इट शुड कम फ्रॉम डिफरेंट डिस्कशंस एंड डिबेट्स. आगे और भी बातें करेंगे अबाउट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फॉर नाउ, थैंक यू.